Good morning, student. Today we will study the Ohm's law, and for knowing the Ohm's law, just see here. It is a simple circuit. ये एक साधारण सर्किट है और यहाँ पे देखो कि हमने इसको ओपन रखा है और ओपन रखने का मतलब यहाँ पे करंट नहीं मूव कर रहा है. नो करंट, देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट. करंट का फ्लो नहीं है. अब देखो यहाँ पर बैटरी है, बैटरी हमने लगाया है और बैटरी का यहाँ दो पोटेंशियल है. एक हो गया हायर पोटेंशियल, एक हो गया लोअर पोटेंशियल. अब जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं हायर पोटेंशियल को हमने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव 1, और लोअर पोटेंशियल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, निगेटिव. तो ये सर्किट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर बैटरी लगा है. बैटरी हमको पोटेंशियल प्रोवाइड करता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है. क्या यहाँ पर मिल रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दैट मींस देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बीच में बैटरी हमको क्या सप्लाई दे रहा है, क्या बता रहा है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends, and that potential difference whenever we close this one. अब इसको हम यहां से क्लोज कर दिए, ये ओपन था, ओपन हटा करके हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं. यहां पर ऐसे कर दिए, क्लोज कर दिए. इट नाउ कनेक्टेड, तो क्लोज कर दिए, क्लोज सर्किट. नाउ क्या आप देख रहे हैं, द करंट विल स्टार्ट टू मूव. करंट सर्किट पे मूव करने लगा. क्या देखिए कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी का अंतर है, तो ऐसे में करंट सर्किट पे मूव करता है. अब अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट का मात्रा बढ़ेगा. ये हम लोग यहाँ पर जनरल देख रहे हैं. इसी बात को ओम्स ने बताया. कैसे बताया, देखो यहाँ पर हम एक सर्किट और बनाते हैं, एक और रिलेशन देखते हैं. मान लो हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है यहां पर, और ये लोड रेजिस्टेंस सपोज करो ये कंडक्टर है या फिर एक बल्ब है या फिर एक फैन है, कुछ भी है. ऐसे में लोड रेजिस्टेंस आपने लगाया और ये लोड रेजिस्टेंस के साथ हम रिलेशन को देख रहे हैं. कैसे देख रहे हैं, अभी हमने कहा कि पोटेंशियल का डिफरेंस होने से करंट का फ्लो होता है. ओम्स ने भी यही बात कहा कि पोटेंशियल का डिफरेंस दो एंड में है. इसी कंडक्टर में दो एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और मान लेते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द पॉइंट ए एंड दिस वन इज द पॉइंट बी. यहां पोटेंशियल VA ले लिए, यहां पोटेंशियल VB ले लिए, और ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू V. लेट्स सपोज मान लेते हैं, और ये लोड रेजिस्टेंस आपने RL लिया. अब यहां पर कह रहा है कि अगर करंट यहां पर चल रहा है, किसी कंडक्टर से करंट चल रहा है, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस है. दैट डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द करंट. करंट क्या, अगर करंट का मात्रा बढ़ाएंगे इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है. ये हम रिलेशन देखें. अब यहां से मान लो हम एक सिंपल सर्किट बनाते हैं, यहां हमने लोड लगा दिया. इस बात को ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल लगाए यहां पर भी, लेकिन इस पोटेंशियल से मतलब नहीं है. ओम्स लॉ कहता है कि अगर ओम्स लॉ कह रहा है कि करंट का बढ़ना उस दो एंड पॉइंट पे जहां पर आपने लिया, मान लीजिए हमने यहां एक पॉइंट लिया है और इस पे जो यहां पोटेंशियल का डिफरेंस आपको मिला, दैट पोटेंशियल डिफरेंस भी that is between the two end point of a conductor depends upon the current flow through that conductor. इस कंडक्टर में कितना करंट चल रहा है, इस कंडक्टर में जो RL आपने लिया, लोड रेजिस्टेंस. RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस. और ये लोड रेजिस्टेंस हो सकता है कि एक आपका बल्ब हो या फिर फैन हो या कोई भी अप्लायंसेस है करंट का, सर्किट का, करंट का, वो अप्लायंसेस आपने लगाया. तो हम यहां पर क्या, ओम्स ने कहा कि अगर, एक और बात, अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, कंप्रेशन, लाइक दिस, अगर ये सब चीज हम कांस्टेंट रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two ends of a conductor is directly proportional to the current flow through that conductor. देखो फिर से बता रहे हैं, अगर इस कंडक्टर से करंट बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है. अगर करंट का फ्लो यहाँ पर कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है. तो ऐसे में ओम्स का स्टेटमेंट आ गया, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस ओम्स लॉ, द स्टेटमेंट सेज दैट
the potential difference across the ends of a conductor, across the ends of a conductor, जो कंडक्टर आपने RL के रूप में लोड रेजिस्टेंस लिया है, कंडक्टर जो आप यहां पर RL के रूप में लोड रेजिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज directly proportional to the current flow through it, provided the physical conditions remain constant, provided the physical condition like temperature, very common, temperature like here temperature, pressure, strain, compression, etc. बहुत सारा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सभी को हम देख रहे हैं। अगर रिमेन कांस्टेंट तो ये अगर टेम्परेचर यहां नहीं बढ़ता है, अगर यहां प्रेशर का कोई अंतर नहीं होता, अगर यहां स्ट्रेन नहीं बढ़ता है, अगर यहां कंप्रेशन, जितने भी फिजिकल कंडीशन है, कॉमनली करंट अगर मूव करता है तो ऐसे में लोड रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर का बढ़ना या किसी भी फिजिकल कंडीशन का नहीं हो, कांस्टेंट होना, मतलब नहीं उसमें किसी प्रकार का चेंज ना हो, ऐसे कंडीशन पे आपने लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the current flow through it. That means the potential V is directly proportional to I. और क्योंकि सारा चीज कांस्टेंट आपने फिजिकल कंडीशन रखा है, ऐसे में V प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग किस रूप में लेते हैं? R के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में। और ये रेजिस्टेंस हमने किस तरह का दिखाया है? दैट इज RL लोड रेजिस्टेंस इनटू करंट I. And this is the relation statement given by the Ohms. Ohms ने कहा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है, इसका हमने वहां पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो अगर करंट का बढ़ना होता है, इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, अगर बड़ा ग्रेटर है, अगर यहाँ पर कम करंट जा रहा है, इसका हमने पोटेंशियल कम डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर कम है। और उसने ये बेसिक लॉ बताया, इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ of current, it is the basic law, that is the relation given by the Ohms between the potential, current, and at the physical constant to be constant, on that case physical conditions to be constant, on that case the resistance is also constant. कैसे अभी हम लोग देखेंगे, ग्राफ में भी समझेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ एक रिलेशन और पाएं, that RL या लोड रेजिस्टेंस, where RL is the resistance of the conductor, where RL is the resistance of the conductor, और इसको कॉमनली हम लोग RL को ही लोड रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर V is equal to RI भी लिख सकते हैं। और ऐसे में R को हम निकाल रहे हैं, R is equal to V by I, and this R is the constant। हम यहाँ पर लिख सकते हैं V by I is equal to R, that is the constant। कांस्टेंट कब हुआ? फिर से एक बार समझो, कांस्टेंट कब हुआ कि सारे फिजिकल कंडीशंस को हम लोग क्या किए? कांस्टेंट माने, कांस्टेंट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। सो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, और इस रिलेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर, दैट इज आल्सो द वन, इट मे बी डिफाइंड एज the ratio, it may be defined as it may be
defined as the ratio between the potential difference between the two ends, between the ends of a conductor, difference across the ends of the conductor to the current flow through it. That is and its value is constant, it is in terms of resistance we can say it is also known as the resistance. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रेशियो, यही आप लिखे हैं V by I, that is equal to constant and that is equal to R. ये रेजिस्टेंस का ये रिलेशन भी ओम्स ने कहा and that is the relation number 3. और 2 भी ले सकते हैं क्योंकि हमने 2 यहाँ पर लिखा हुआ है. तो ऐसे में इस रिलेशन से हम ओम्स लॉ को समझे. ओम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स में जो करंट का मूव करना हो रहा है दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एट दैट टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. अगर करंट ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है. अगर करंट कम है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम है. सो उस रिलेशन को आपने लिया एंड दैट इज द ओम्स लॉ. Now, अभी हम बात कर रहे हैं कि ग्राफिकली हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस ओम्स लॉ. देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि ये जो हमने कहा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और जो आपने कंडीशन लिया वो सभी को कांस्टेंट करेंगे. तो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर. तो ऐसे में जो लोड रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट. ये आपको मिल रहा है. देखो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकल representation, graphical of Ohm's law. Ohm's law ही ले रहे हैं of Ohm's law, graphical representation. अब ऐसे में पोटेंशियल आप ले लेंगे, यहाँ पर V is the potential difference and current I. और यहाँ हमने लिखा है to understand this relation. मान लो यहाँ पोटेंशियल 1 वोल्ट है. वोल्ट is the unit of the potential. We know that 1 volt and the current एम्पियर है. एम्पियर is the current. और ऐसे में यहाँ हमने दिखाया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड लाइक दिस 1 2 3 4 5. और ऐसे में हम क्या देख रहे हैं, एम्पियर भी दिया हुआ है. तो जैसे जैसे हम करंट certain physical condition remain constant, conditions remain constant, conditions, physical conditions remain constant. अगर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसे में अगर हम 1 एम्पियर करंट लेते हैं तो 1 वोल्ट मिलता है, यहां हमने पॉइंट कर दिया. फिर 2 लेते हैं तो 2 वोल्ट हमको मिलता है, यहां पॉइंट कर दिए. 3 लेते हैं तो 3 पॉइंट यहां मिलेगा. 4 लेंगे 4 मिलेगा, पॉइंट मिलेगा बिटवीन दिस 2. 4 एम्पियर करंट बढ़ा रहे हैं. जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको मिल रहा है और ये बढ़ते चला जा रहा है. और जब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इट इज द लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ ये कैसा है, लीनियर ग्राफ है. सीधा आपको मिल रहा है, लीनियर ग्राफ मिल रहा है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये लीनियर ग्राफ क्या है, दैट इज द V by I is equal to R एंड R क्या है, कांस्टेंट है. R क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. दैट इज द रेजिस्टेंस कांस्टेंट है किसी कंडक्टर का. अभी हमने कहा कि अगर कंडीशंस क्या क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, etc. बहुत सारा चीज है. तो अगर उन सभी चीज को किसी तरह का कोई चेंजेज अगर कंडक्टर में नहीं होता है तो ऐसे में हमको एक लीनियर ग्राफ मिलता है. और इस बात को हम देख रहे हैं कैसे, देखो मान लो हमने ले लिया
दिया कि पोटेंशियल फॉर द 1 एम्पियर, पोटेंशियल फॉर द 1 एम्पियर, और इसमें रिलेशन हमारे पास है V बाई आई। और यहां पर अगर हम पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं R1, सपोज करो R1, और R1 हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 बाई 1, दैट इज द 1 कांस्टेंट है। फिर अगर देख रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं, दैट इज द यूनिट। फिर अगर हम R2 को कंसीडर करते हैं, R2 इज इक्वल टू अगेन हियर 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू अगेन वी हैव द 1 वोल्ट पर एम्पियर। नाउ लाइक दिस R3 is equal to 3 by 3, 3 point is the current ampere and potential is also the 3. For our better understanding, ये सभी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर कांस्टेंट सारा कंडीशन है तो ऐसे में हमेशा हमको रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। और या बोल सकते हैं द रेशियो बिटवीन V by I, हर जगह रेशियो आप ले रहे हो V by I, यहां भी हम लोग लिए V by I, तो ये कांस्टेंट मिल रहा है। R4 कर दिए, दैट इज V by I अगेन हियर, एंड दैट इक्वल टू 4 by 4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। लाइक दिस R5 कर दिए, दैट इज अगेन V by I इज इक्वल टू 5 by 5 इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ना देखो यहां पे क्या मिल रहा है कि हमने देखा कि R1 इज इक्वल टू R2, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5, that is equal to R। और ये क्या मिला, कांस्टेंट मिला। दैट मींस द रेशियो बिटवीन द टू पोटेंशियल टू द करंट वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। एक ग्राफिकली हमने समझा इस बात को, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ओम्स लॉ प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर हम टेम्परेचर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो हमको एक लीनियर ग्राफ मिलता है। प्रैक्टिकल मींस एक्सपेरिमेंटली वी विल प्रूव दिस वन। तो ऐसे में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिला, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ लीनियर ग्राफ मिला जिसमें कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है ऑफ द रेशियो ऑफ V by I, जिस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। अभी देखो यहां पर हम एक और बात कर रहे हैं, इतना बात हमने समझा इस ग्राफ के द्वारा। अभी हम यहां पर फिर बात कर रहे हैं कि ओम्स लॉ was the scientist who give the relation between the potential to the current, पोटेंशियल और करंट के बीच का बहुत सुंदर रिलेशन दिया, और ये ओमिक रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओमिक रिलेशन। इसमें क्या हमने देखा कि जो भी आप पोटेंशियल लेते हैं दैट इज द ओमिक रिलेशन, ओमिक रिलेशन। और ओमिक रिलेशन में क्या हमको मिला, दैट इज V by I is equal to constant। और इस कांस्टेंट को आप क्या लिखते हो, दैट इज R, रेजिस्टेंस। R माने रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये कब हुआ, जब आपने कंडीशन लिया। कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, और ये सभी चीज हमको मिल रहा है फिजिकल। और ऐसे जहां पर लीनियर ग्राफ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ओमिक रिलेशन और ओमिक कंडीशन, जहां पर ये सब चीजें। अब देखो ऐसा नहीं है कि ग्राफ यहां पर हमने देखा और वो हमेशा 90 डिग्री का 45 डिग्री बनाएगा, ऐसा नहीं। यहां ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अगर हम पोटेंशियल, एक और ग्राफ देखो, यहां पर एक और ग्राफ देखिए, आई करंट और वोल्टेज के बीच में, पोटेंशियल के बीच में देख रहे हैं, तो ऐसे में ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों रिलेशन को भी समझेंगे। यहां पर एक ग्राफ हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, बट फॉर एनी एंगल बिटवीन द पोटेंशियल टू द करंट, दैट इज द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हम क्या जाने कि एनी एंगल, यहां ये ऐसा भी थीटा हो सकता है, और यहां पर भी हो सकता है, θ1 भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि 45 डिग्री हमने बना दिया इससे 45 डिग्री होगा, ऐसा नहीं, कोई भी एंगल हो सकता है, बट द ग्राफ मस्ट बी V by I एंड दैट इज द कांस्टेंट, और वो हमेशा कांस्टेंट होगा जिसको आप रेजिस्टेंस के रूप में ले रहे हैं। देखो एक और बात कर रहे हैं कि यहां पर हमको एक रिलेशन भी मिल रहा है ग्राफ से। क्या रिलेशन मिल रहा है, जो आपने कहा रेजिस्टेंस R, अगर हम इसको R1 कर दे और इसको R2 कर दे, और हम ही कहें कि किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप R1 R2 को देख करके ही बता दोगे कि किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जहां करंट ज्यादा चल रहा है और पोटेंशियल कम, एनर्जी कम में करंट ज्यादा है, इसका हमने वहां रेजिस्टेंस कम है। तो इस रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस R1 इज
इज ग्रेटर देन R2। इस रिलेशन में हम देख रहे हैं। और ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे भी है कि टेम्परेचर का वैल्यू हो सकता है, कोलिजन्स हो सकता है, क्योंकि कोलिजन ही टेम्परेचर का कारण है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द आयंस, बिटवीन द एटम्स। तो ये कोलिजन के चलते ऐसा हो रहा है। तो अभी हमने जाना यहाँ पर कि एंगल कुछ भी होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट में लीनियर ग्राफ, नोट पॉइंट, द ओम्स लॉ इज ऑलवेज लीनियर प्रैक्टिकली, और means theoretically it is linear graph, it is linear or straight line graph or straight line, and slope to the time axis, slope to the current axis and slope to the current I एक्सिस। ये लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। अभी यहां देख रहे हैं कि ऐसे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि लीनियर ग्राफ होगा, इट मस्ट फॉलो फ्रॉम द जीरो, इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, इट मस्ट स्टार्ट from the zero of the coordinate of the origin of from the origin कर सकते हैं, must start from zero, that is from origin। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस ग्राफ को ले लें यहां पर और यहां पर हम कह दें कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इट इज नॉन ओमिक। ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इट इज नॉन ओमिक। ठीक है, यहां पर से अगर हम स्टार्ट देख लें विद द करंट टू दैट ऑफ द वोल्ट पोटेंशियल, तो ऐसे में ये नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक रिलेशन, नॉन ओमिक कंडीशन, या ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इट इज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ नहीं है, इट इज नॉट, या इट नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। इतना बात हम लोग समझे कि ओम्स लॉ होने का मतलब है कि लाइन और ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। दैट मींस अगर हम करंट बढ़ाते चले जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा, और करंट अगर जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। तभी तो हमने ग्राफ लिया V is directly proportional to I। तो ये सभी बात हमने जाना कि क्या है ये ओम्स ने कहा स्टेटमेंट, अगर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसे में हमारे पास ये सब बात आता है ना। देखो एक और बात कर रहे हैं यहां पर कि दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस। अभी आपने देखा, इसको हम ऐसे भी बदल के दिखा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ग्राफ पर अगर हम यहां ऐसे ले ले और ये करंट को हम इधर दिखा रहे हैं और पोटेंशियल इधर दिखा रहे हैं, तो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मान लो यहां ए ले लिए और यहां बी ले लिए। अब यहां देखो दोनों जगह ए और बी आपको मिला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड करंट को आप देख रहे हो इन द एम्पियर, और वोल्टेज वोल्ट दैट इज द फ्रॉम दिस वन। अब कह रहे हैं किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर आ गया मेरे पास कि ये R1 है और R2 है। विच वन हैव द ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस R1 क्या है, लो है, R2 ज्यादा है, क्योंकि यहां पे करंट का रिलेशन देख रहे हैं, करंट यहां कम है, पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस R2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस R2 is greater than R2 resistance is greater than resistance R1। तो इस तरह हम ग्राफ से भी समझे कि ओम्स लॉ क्या होता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। नाउ ये सभी क्या है, ओम्स लॉ है।
देखो अभी हमने कहा कि R यहाँ कांस्टेंट है। R कांस्टेंट कैसे है? तो अभी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, अभी फिर से बोल रहे हैं कि R यहाँ हमने कांस्टेंट लिया है क्योंकि सभी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखे हैं। लेकिन कैसे समझेंगे कि R कांस्टेंट है या कोई कांस्टेंट कैरेक्टर आ रहा है और या फिर रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल टू द करंट इज कांस्टेंट? कैसे कांस्टेंट है? तो हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट, according to the first principle of current, that I is equal to NEAVD, and if we place the value of the potential drift velocity that we have, यहीं पर हम देख रहे हैं क्या है E by m और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ले रहे हैं इनटू टॉ, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन एंड दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। और इसी को हम यहां बैठा देंगे। लेकिन इससे पहले हम एक और बात कर रहे हैं दैट VD इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज द V by L। तो ये हमारे पास आ गया E here V by ML into tau, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिए। अब सबको अगर हम देखते हैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे हम सब वेक्टर लगा देंगे, लेकिन अब अभी हम करंट को ले रहे हैं स्केलर के रूप में, वेक्टर के रूप में नहीं देख रहे। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि I is equal to in place of VD that is the N E square A V and just see here that is by ml into tau means that potential, और ये पोटेंशियल यहां पर भी क्या है, that is the potential, ये क्या है potential, that is potential difference। so potential difference को अगर हम इधर कर दें I by V is equal to n E square A tau by ml। और क्या क्या बात कर रहे हैं यहां पर, सारा चीज हमको मिल गया। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं दैट ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये क्या मिल रहा है V by I is equal to, now see here all this ml by n E square A tau। देखो यहां पर क्या मिला कि सब चीज यहां पर कांस्टेंट है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द चार्ज आप जो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहां से यहां तक अगर हम यहां से कहीं पर भी ले रहे हैं ए और बी, तो ये पूरा लेंथ कांस्टेंट है, इसको हम वेरी नहीं कर रहे हैं, ये लेंथ कांस्टेंट है। फिर क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसी कंडक्टर को हम यहां तक ले रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है किसी कंडक्टर का। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दैट इज द बेसिक थिंग, बेसिक है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और यहां पर n नंबर डेंसिटी पर यूनिट, और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज आल्सो कांस्टेंट। सो ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट। रिलैक्सेशन टाइम दैट इज द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये सभी क्या हो गया कांस्टेंट है, और इसी को हम रेजिस्टेंस के रूप में R के रूप में ले रहे हैं। अभी हमने कहा मास that is the mass is the constant, mass of the charge, mass of the electron constant है। length of the conductor, length is constant, ये चेंज नहीं कर रहा है। area of cross section A, area of cross section of a conductor, ये भी कांस्टेंट है। और क्या देख रहे हैं हम अभी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन बेसिक होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। और फिर n दैट इज द n इज द नंबर डेंसिटी दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको क्या करें नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है। तो सारा फैक्टर आप देखें यहां पर जितना है 1 2
यहाँ पे पांचों फैक्टर एरिया एंड रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन, ये भी कांस्टेंट है जब आप पोटेंशियल को देख रहे हैं। तो सारा फैक्टर यहाँ कांस्टेंट है और यही कारण है कि वी बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज द ओम्स क्रिएशन। तो हम लोग ये भी समझे फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल कि रेजिस्टेंस या वैल्यू कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि सारा फैक्टर यहाँ पर कांस्टेंट है। So all this about the Ohm's law, and it is one of the part to deduce the Ohm's law from the first principle. In the next section we will study more about the current relation. Thank you.